हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। सब्जेक्ट पे बहुत बातें हो गई, कुछ विषयों पे भी बातें हो गई है। अब हम लोग शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेसिकली ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्लास है। ग्रेविटेशन से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। सैटेलाइट से रिलेटेड क्लास है, सैटेलाइट से भी क्लास पूछा जाता है, सैटेलाइट से भी क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसी फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सैटेलाइट पहला कब बना था, किस टाइप का बना था, या इसरो कब बना था। ये हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे सैटेलाइट क्या होता है, कैसा होता है, कितने टाइप का होता है और किस तरीके से होता है। ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जनरली होता ये है कि आमतौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फैक्ट वाली चीज़ें बच्चे याद करते जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थोड़ी सी वो छोड़ के जाते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी, जो मेरा सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा सैटेलाइट वर्क करता है और कौन कौन से सैटेलाइट होता है, बेसिकली कैसा सैटेलाइट होता है और कहाँ कहाँ उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उपग्रह आज का जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए पूरे सोलर सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा प्लेनेट। प्लेनेट जो होता है या ग्रह जिसको बोलते हैं, वो सन के अराउंड घूमता है ऐसा। और एक होता है सैटेलाइट, और ये जो सैटेलाइट होता है ये प्लेनेट के अराउंड घूमता है। सैटेलाइट दो तरीके का होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सैटेलाइट, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम सैटेलाइट। प्राकृतिक या फिर नेचुरल सैटेलाइट, जो हमारा नेचर जो है, नेचर से जो बना हुआ है। और एक सैटेलाइट जो हमारा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक जो सैटेलाइट है वो होता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कारण बहुत सारे होते हैं सैटेलाइट बनाने के पीछे का। जैसे जासूसी करवाना है तो आप सैटेलाइट, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल बिना सैटेलाइट के कोई काम नहीं होता है। जासूसी करवाने के लिए सैटेलाइट लगा के दे, है ना। वेदर कंडीशन जाननी है तो आपको सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन के लिए आपको सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हर काम के लिए हम आज के डेट में सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी हो गई है कि आपको हर काम करना है तो आप सैटेलाइट के थ्रू काम करते रहोगे। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का एक ही है और वो है मून। ये सबको पता है। चांद, मेरा चांद मुझे आया है नज़र, होता है ना, तो ये है चांद। प्राकृतिक सैटेलाइट है, सबके पास दिखता है सबको चांद। तो हम चांद के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह के बारे में, जो हम बना के भेजेंगे। प्रकृति ने जो हमको दिया है उसके बारे में हम किसी भी तरीके की बात नहीं करेंगे। वो आप जानते हो चांद के बारे में, आप अपने चांद से बहुत अच्छे से परिचित हो। ठीक है, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमारा कृत्रिम उपग्रह है या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक सैटेलाइट जो होता है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, या इसको बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। और एक सैटेलाइट होता है पोलर सैटेलाइट, या इसको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि भूस्थिर उपग्रह क्या है या ध्रुवीय उपग्रह क्या है, इनके भेजने का पर्पस क्या होता है, इनको भेजने का मूल उद्देश्य जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भूस्थैतिक सैटेलाइट या भूस्थैतिक सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इसको बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। तो वास्तविक तौर पे भूस्थैतिक उपग्रह क्या होता है, जब हमको
सिर्फ अपने ही जगह के लिए कोई उपग्रह भेजना हो तो उसको हम बोलते हैं भू-स्थैतिक उपग्रह। जैसे उपग्रह मतलब आप समझ के चलो कि एक कैमरा जो निगरानी करेगा, है ना। अब मुझको कोई एक ऐसा कैमरा चाहिए जो सिर्फ मेरे घर के ऊपर निगरानी करे, एक वो कैमरा हो सकता है, या कोई एक ऐसा कैमरा चाहिए जो पूरे मोहल्ले पे निगरानी करे, एक ऐसा हो सकता है। तो दो टाइप का कैमरा हो सकता है। एक कैमरा मैं बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे घर को देखे, इधर उधर पड़ोसियों से मेरे को मतलब नहीं, ठीक है। तो एक जो भू-स्थैतिक उपग्रह होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसको भेजते कब है, जब हमको किसी पर्टिकुलर जगह के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है। जैसे इंडिया चाहता है कि वो अपनी कंट्री के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करे जो पर्टिकुलर उसके लिए काम करे, तो इस टाइप का सैटेलाइट जो भेजेंगे वो हमारा होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इसको हम लोग बोलेंगे भू-स्थैतिक उपग्रह। भू-स्थैतिक उपग्रह की खास बात क्या होती है? सबसे पहले जो भू-स्थैतिक उपग्रह होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे ऐसा काम करता है। ये इस तरीके से जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी में ये होता है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र, और इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र। तो जब हम लोग भू-स्थैतिक उपग्रह भेजते हैं तो भू-स्थैतिक उपग्रह का जो मेन घूमने का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा, ये इस तरीके से, या फिर ये इस तरीके से, या फिर ये इस तरीके से, ऐसा। कुल मिला के जो अर्थ का सेंटर है उसको सेंटर लेके हम लोग अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजेंगे, ठीक है। कभी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप ऐसा नहीं भेज सकते, ये ऐसा इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं भेजा जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर जगह को लेके हम लोग सेंट्रलाइज करके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं भेज सकते। आप किसी भी देश के हो, किसी भी जगह से हो, आपको भू-स्थैतिक उपग्रह यदि भेजना है तो वो भेजने के लिए आपको इस तरीके का, ये जो रूट मैंने बताया, आपको इसी तरीके का कोई एक रूट फॉलो करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका जो टाइम पीरियड होता है, भू-स्थैतिक उपग्रह का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स का, 24 घंटे का इसका टाइम पीरियड होता है। मतलब एक चक्कर जो है 24 घंटे में ये लगाता है। अब देखो ये खास बात है, इसमें होता क्या है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी कितने का है, 24 आवर्स का है, और भू-स्थैतिक उपग्रह का टाइम पीरियड भी 24 आवर्स का है। तो जब भू-स्थैतिक उपग्रह को भेजा जाता है, जैसे मान लो कि दो लोग आमने सामने खड़े हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे को आमने सामने में ही देखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों उसी टाइम पीरियड से घूम रहे हैं ना, 24 आवर्स से घूम रहे हैं, ठीक। यदि 24 आवर्स का टाइम पीरियड ना हो, अलग अलग टाइम पीरियड हो, तो चीज़ें अलग अलग होंगी। जैसे मून का जो टाइम पीरियड है वो अलग है, अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो अलग है, इसलिए मून का जो डायरेक्शन होता है वो बार बार चेंज होते रहता है। प्लेनेटरी मोशन में जब हम जाते हैं तो अलग अलग ग्रहों का टाइम पीरियड अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग ग्रहों की जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम भू-स्थैतिक उपग्रह की बात करते हैं तो भू-स्थैतिक उपग्रह की खास बात, देखो ये प्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, मेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है कि भू-स्थैतिक उपग्रह के बारे में वर्णन करो, या फिर प्री में तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भू-स्थैतिक उपग्रह में से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भू-स्थैतिक उपग्रह क्यों किससे भेजा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भू-स्थैतिक उपग्रह की हाइट कितनी, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है, इसका जो आवर्तकाल है या इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, इसका टाइम पीरियड होता है, याद रखना 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है। इसीलिए जब इसको किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे सेट कर दिया जाता है, तो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे यदि इसको सेट कर दिया जाए तो उस केस में वो उसी जगह को ही लोकेट करते हुए देखेगा, वो इधर उधर कुछ नहीं देखेगा। जैसे मेरे सामने ये फ़ोन का कैमरा है और मैं कंटिन्यूअसली इसको देखता हूँ, तो भू-स्थैतिक उपग्रह के खास भी यही चीज़ होता है, या फिर वो कैमरा जो है वो लगातार मेरे को देखता रहेगा, वो इधर उधर नहीं। और एक कैमरा होता है जो घूमते रहता है, वो वाले कैमरे की बात नहीं करो, ये स्थैतिक है, ठीक है। भू-स्थैतिक, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो होता क्या है कि जैसे मेरे साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठा है, तो मुझको लगेगा कि वो बैठा है, उसको लगेगा मैं बैठा हूँ, लेकिन दोनों के दोनों कितने से घूम रहे हैं, 24 आवर्स से घूम रहे हैं। तो स्थैतिक मतलब हमको लगता है कि हम स्थिर अवस्था में हैं, तो ये भू-स्थैतिक उपग्रह की खास बात है।
दूसरी चीज, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी हाइट एकदम फिक्स है भाई, 36,000 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो भूस्थैतिक उपग्रह के बारे में दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। सबसे पहला, इसका आवर्तकाल 24 आवर्स का होता है, और दूसरा इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर पे हम इसको क्या करेंगे, सेट करके रखेंगे। तीसरी चीज, भूस्थैतिक उपग्रह को भेजा जाता है GSLV से। आमतौर पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या इसको हिंदी में बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसको बोला जाता है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। भूस्थैतिक उपग्रह को हम लोग बोलते हैं, भेजने का जो यान होता है, जिस यान से इसको भेजा जाता है वो यान होता है GSLV। ठीक है, याद रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूस्थैतिक उपग्रह को भेजने किसके थ्रू भेजा जाता है। तो आमतौर पे ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है हमारा, आमतौर पे इसको भेजा जाता है GSLV से भेजा जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, इनसेट सीरीज के जितने भी सैटेलाइट हैं, इनसेट 1A, इनसेट 2A, इनसेट 3A, इस तरीके का जो भी सैटेलाइट है, पुराने ज़माने का जो सैटेलाइट है, आजकल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी तकनीक बदल गई है ना, तो आजकल हम लोग नए तरीके के सैटेलाइट भेजने लगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मेनली जो सैटेलाइट्स हुआ करते थे, या जो पहले जो सैटेलाइट थे, या वर्तमान समय में कुछ दिनों पहले तक जो है, उसमें इनसेट सीरीज़ का सैटेलाइट होता था। तो ये जो इनसेट सीरीज़ का सैटेलाइट है, ये हमारा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है। और इसके बारे में एक ख़ास बात और, जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, देखो पहला फैक्ट मैंने बताया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर्स के लिए होगा। दूसरा फैक्ट मैंने बताया 30,000 किलोमीटर हाइट पे होगा। तीसरा फैक्ट GSLV। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, तो मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो कभी ना कभी पूछा नहीं गया हो। ठीक। और चौथी चीज़, इसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ये मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है संचार के लिए। ख़ास तौर पे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, उसका एक मकसद होता है संचार। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक। यदि कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बाद, देखो सैटेलाइट जब ऑर्बिट में जाता है तो उसकी ऑर्बिट में अपनी अलग स्पीड होती है ना। जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें कुछ फैक्ट वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं। पहली चीज़, जो भी सैटेलाइट है, जब वो सैटेलाइट को भेजा जाता है तो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। मतलब ये है कि उस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये h हाइट पे मैंने अपना एक सैटेलाइट भेजा, ठीक, और इसी ऑर्बिट पे किसी दूसरे ने एक सैटेलाइट भेजा h हाइट पे, तो दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी। ये ऑर्बिटल स्पीड जो है ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यदि सैटेलाइट का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो ऑर्बिटल स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सैटेलाइट का द्रव्यमान आप कम करो या ज़्यादा करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यदि इस सैटेलाइट से कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो उसकी भी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही होगी, v0। जैसे मान लो यदि सैटेलाइट उड़ रहा है, चल रहा है, मतलब घूम रहा है, तो
उस सैटेलाइट से मान लो कोई एक नट गिर गया नीचे, तो वो भी उसी ऑर्बिट में घूमेगा और उतनी ही ऑर्बिटल स्पीड से घूमेगा जितनी ऑर्बिटल स्पीड से क्या घूमेगा, हमारा सैटेलाइट घूमेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगला है हमारा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट जो भेजा जाता है, अब एक ऐसा सैटेलाइट भेजना है जो पूरी दुनिया पे नज़र रखे, इस तरीके का। ठीक है, एक ऐसा सैटेलाइट जो पूरे किस पे नज़र रखे, पूरे मोहल्ले पे नज़र रखे, इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट को भेजा जाता है पोल पे, ऐसा ये इस तरीके का एक सैटेलाइट होगा, ये ऐसा नज़र रखेगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ये है, पोल पे नज़र रखेगी। ठीक है, आमतौर पे ये जो सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट वेदर कंडीशन के लिए भेजा जाता है, जासूसी करवाने के लिए भेजा जाता है, माइंस की जानकारी पाने के लिए भेजा जाता है, या बहुत सारी इस तरीके के जो काम होते हैं उसके लिए भेजा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट भेजा जाता है लगभग 500 से 800 किलोमीटर के आसपास। इसकी हाइट जो होती है पोलर सैटेलाइट का हाइट जो होता है वो होता है लगभग 500 से 800 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो पोलर सैटेलाइट है, ये जैसे कि मैंने बताया, ये यहाँ पे फिक्स रहता है, इस तरीके से पोल में फिक्स रहेगा। दूसरी चीज़, जो हमारा IRS होता है, इंडियन रिसर्च सैटेलाइट, IRS-1, IRS-2, इस तरीके का जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट कहलाता है हमारा पोलर सैटेलाइट। तो याद रखना, इनसेट सीरीज़ का सैटेलाइट है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और IRS सीरीज़ का जो सैटेलाइट है वो है हमारा पोलर सैटेलाइट। तीसरी चीज़, मैंने पोलर सैटेलाइट के बारे में आपको बता दिया कि इसका पर्पस क्या होता है। जैसे इसका पर्पस होता है जासूसी करवाने के लिए, है ना, इसका पर्पस होता है मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसका पर्पस होता है माइंस, कहाँ पे कितना माइंस है, कहाँ पे कितना सोना है, चांदी है, या अंदर में क्या चीज़ें हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका पर्पस होता है। ठीक, इसको भेजने के लिए उपयोग किया जाता है PSLV। तो इसको भेजने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसको भेजने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं PSLV का, या ध्रुवीय प्रक्षेपण यान इसको बोला जाता है, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, इस तरीके से। ठीक है, तो ये GSLV और PSLV, GSLV से हम लोग भेजते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV से हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो मैंने आपको बता दिया कि GSLV से क्या भेजा जाता है, PSLV से, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भी बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि PSLV बोला जाए तो समझ जाना, P का मतलब पोलर सैटेलाइट, G का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट 500 से 800 के बीच में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है ना। इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि ये क्वेश्चंस आए हुआ है, UPSC के एग्ज़ाम में आया है, PSC के एग्ज़ाम में आया है, SSC में आया है, व्यापम में आया है, तो सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से उपग्रह से कॉन्सेप्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आपको बस इतना करना है, ये 15 से 20 मिनट का जो ज्ञान है उससे आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ अलग जानकारी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी होगा। पहली चीज़, यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, अर्थ का ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ग्रेविटी है ये अर्थ के सरफेस पे है जहां हम लोग रहते हैं। यदि आप अर्थ के ऊपर जाओगे, ऐसा ये हमारा सरफेस है, और जब मैं अर्थ के ऊपर जाऊं तो ग्रेविटी कम होता है, और यदि मैं अर्थ के नीचे जाऊं तो भी ग्रेविटी कम होता है। सेंटर पे ग्रेविटी नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अर्थ का जो केंद्र है, अर्थ का जो सेंटर है, उस अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर पे यदि मैं यहाँ से ऐसा कोई एक टनल खींच दूँ, ऐसा ये ऐसा सुरंग बना दूँ और यहाँ पे किसी चीज़ को ऐसा डाल दूँ,
तो वो यहाँ पे नहीं निकलेगा। अधिकतर लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं एक सुरंग बनाऊं और सुरंग में कोई चीज़ को डाल दूं तो ऐसे निकल जाएगा नीचे में, वो नहीं निकलेगा। वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जाने के बाद इस तरीके से वो दोलनी गति करेगा, ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा करता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना अर्थ के केंद्र बिंदु पे कोई ग्रेविटी नहीं है। दूसरी चीज़, यदि टनल खोदा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने पे क्या करेगा, इस तरीके से अपना वाइब्रेशन देता रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा। कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। चौथी चीज़, ऊपर जाओ या नीचे जाओ ग्रेविटी कम होगा। यदि आप ऊपर भी जा रहे हो तो भी ग्रेविटी कम होगा, नीचे जा रहे हो तो भी ग्रेविटी कम होगा, है ना। एक केस और है जहाँ पर ग्रेविटी जो है वो बदलता है। जैसे ये है मेरा इक्वेटर का प्लेन या विषुवत रेखीय क्षेत्र, और ये है मेरा ध्रुवीय क्षेत्र। तो यदि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ग्रेविटी बढ़ता है। ये भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखने वाला पॉइंट है कि यदि मैं विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ूँ तो ग्रेविटी बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आऊँ तो ग्रेविटी कम होगा। ग्रेविटी बढ़ने से वेट बढ़ता है, क्योंकि हम लोग जब वेट अपना वजन मापते हैं तो ये m/g होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो वजन में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी, जैसे मैं ऊपर जाऊँ तो मेरा वजन कम होगा, नीचे जाऊँ तो वजन कम होगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाऊँ, विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय या इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ूँ तो ग्रेविटी बढ़ने से वजन बढ़ेगा। पोल से इधर आऊँ तो ग्रेविटी के कम होने से वजन कम होगा। यहाँ से ऐसा आऊँ तो ग्रेविटी बढ़ेगा, फिर वजन बढ़ेगा, क्योंकि फिर से ये पोल का क्षेत्र है। और इधर जाऊँ तो फिर ग्रेविटी कम होगा, फिर वजन कम होगा। ये तो ग्रेविटी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। ये हो गया ग्रेविटी से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है। दूसरी चीज, एक पलायन वेग, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी, एक चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, अर्थ से रिलेटेड है। एस्केप वेलोसिटी, हर प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होगा, पलायन वेग अलग अलग होगा। तो पलायन वेग वह वेग होता है जिससे हम किसी चीज़ को फेंकें और वो चले जाए बाहर, वो फिर वापस नहीं आए, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और ये जो एस्केप वेलोसिटी होता है अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो जब भी हम कोई उपग्रह भेजते हैं तो हमारा जो उपग्रह होगा इतनी वेलोसिटी से नहीं जाना चाहिए। यदि इतनी वेलोसिटी से चले गया तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो उपग्रह का जो वेग होगा, उपग्रह की वेलोसिटी डिसाइड की जाती है कि हाँ भाई इतने से इतने के बीच में रखेंगे तब वो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा या सैटेलाइट उड़ते हुए जब देखोगे तो सैटेलाइट बहुत तेज़ी से जब फ्यूल जलता है तो एक बहुत तेज़ी से थ्रस्ट देता है, प्रणोद जिसको बोलते हैं, है ना। न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो जब वो प्रणोद चलता है, ठीक, क्रिया हुआ और प्रतिक्रिया मिला ऊपर की तरफ। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक, तो आज का जो बेसिक क्लास था, सैटेलाइट से रिलेटेड जो क्लास था, इसमें मैंने कोई फैक्ट नहीं बताया है, कोई डेट नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया है। आज का जो क्लास रहा वो एकदम बेसिक फंडामेंटल क्लास रहा कि कौन सा सैटेलाइट भेजना है, किस पर्पज़ के लिए भेजना है, कौन सा पोलर सैटेलाइट होगा, कौन सा GSLV होगा, कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह होगा। ठीक है, सैटेलाइट का जब अगला वीडियो बनेगा तब हम उसमें आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे कि भारत में सैटेलाइट प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, भारत में कब कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है, कौन से सैटेलाइट का क्या मकसद था। तो इसके लिए जब भी अगला वीडियो आएगा तो अगले वीडियो में हम इस पे साइंस और टेक्नोलॉजी का जो अगला वीडियो होगा उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से, इसके पॉइंट्स याद रखिए। ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दिया। एस्केप वेलोसिटी भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके बारे में एक चीज़ और, एस्केप वेलोसिटी के बारे में, कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी एंगल से फेंको। कई बार ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है कि मैं किसी चीज़ जैसे सीधा फेंकूं तो एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, उल्टा फेंकूं तो एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। ये तो बहुत डीप वाला क्वेश्चन है, मतलब आप मान के चलो कि UPSC रेंज पे हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी लेवल पे फेंको,
इस्केप वेलोसिटी उतना ही रहेगा। हर प्लेनेट का अपना अलग अलग इस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और हमारा एटमॉस्फेयर बना के रखने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो वायुमंडल है उसको बना के रखने में पलायन वेग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यदि आप चाँद पे बात करोगे तो चाँद पे पलायन वेग नहीं है, चाँद का पलायन वेग बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। तो इसीलिए वहाँ पे आप कोई गैस को जाके छोड़ भी दोगे तो वो वहाँ टिकेगा नहीं, क्योंकि पलायन वेग बहुत कम है, तो वो क्या कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना किसी भी जगह पर वायुमंडल होने के लिए जो जो शर्तें चाहिए उसमें एक शर्त ये है कि उसका पलायन वेग ज़्यादा होना चाहिए, और पलायन वेग ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को बांध के रखेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला वीडियो जो जब भी आएगा उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताते जाऊँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक, चलिए बाय बाय।